नमस्कार, मैं हूं रितेश कुमार गौतम और स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जिनका सीधा संबंध हरियाणा की जनता से है, जो योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेंगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। हरियाणा कैबिनेट की 2 दिनों की बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने बैठक की जानकारी साझा की। मुख्यमंत्री ने जनसंवाद पोर्टल भी लॉन्च किया। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा प्रदेश में नागरिकों की खुशहाली मुख्यमंत्री मनोहर लाल की पहली प्राथमिकता है, जिसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल कई महत्वपूर्ण कदम उठा रहे हैं। जहां नागरिकों की भलाई के लिए सीएम मनोहर लाल ने कई योजनाओं पर काम किया है, ताकि प्रदेश के नागरिक योजनाओं का लाभ उठा सके। गांव-गांव में जाने का जो कार्यक्रम किया है, हर जिले के लगभग 15 से 15 के आसपास गांव में मेरा जाना होता है 3 दिन लगातार। तो 3 दिन का जो मेरा अभी तक दौरा हुआ है, पहले भिवानी में हुआ, फिर पलवल में हुआ, फिर कुरुक्षेत्र में हुआ और अब 13, 14, 15 में सिरसा जा रहा हूँ। तो इसमें भी हर गांव में 200 से लेकर 400 तक लोग जो है अपनी चीजें जो है हमको बताते हैं। तो ऐसे कुल मिलाकर के हर दौरे में ये कोई 800, 1000, 1200 इतनी एप्लीकेशंस और इतने वो चीजें आती हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि कैबिनेट की बैठक में 22 एजेंडे रखे गए। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जनसंवाद पोर्टल भी लॉन्च किया। अब ये आज जो ये पोर्टल शुरू कर रहे हैं, इस पिछले लगभग 4 महीने से मैंने जनसंवाद के जो कार्यक्रम शुरू किए हैं, पहले जिलानुसार कुछ स्थानों पर किए, 3-4 जिलों में जिले के सब लोग ऐसे कंप्लेंट्स वाले एक ही स्थान पर आते थे। 500 से लेके 800 तक ऐसे लोग आते थे, मिलते थे, अलग अलग ग्रुपों में बैठा करके और उनकी बात हम सुनते थे और जो लिखित कागज उनके होते थे वो फिर डीसी लेवल की जो चीजें हैं वही डिप्टी कमिश्नर उनको देते थे। वो इसको इस जनसंवाद पोर्टल के ऊपर चढ़ाएंगे और जो चंडीगढ़ के हमारे साथ होते थे डिपार्टमेंट के नाते जो लेके आते थे उसको हम यहाँ चढ़ाएंगे। तो इस प्रकार का सारा कार्यक्रम हमने शुरू किया। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान आई शिकायतों का डेटा अपलोड किया जाएगा और तय समय में शिकायतों का समाधान भी किया जाएगा। साथ ही सीएम ने कहा कि जनता की बात सरकार तक पहुंचे और उनका समाधान हो, यही सबसे जरूरी है। हमारा जो पिछले वर्ष का यानी वर्ष भर का जो टारगेट था रेवेन्यू का, पहली बार वो 10,000 करोड़ रुपया पार होने जा रहा है, क्योंकि अभी उसमें 1 महीना बाकी है। तो उस 1 महीने का जो एवरेज के हिसाब से 10,000 करोड़ रुपए से लगभग 10,500 करोड़ रुपए पहुंच जाएगा और पहली बार ये 10,000 करोड़ से ऊपर होगा। 2014 में 14-15 में जब हम सत्ता हमने संभाली थी, उस समय ये लगभग 3200 करोड़ था। इन्हें 3 गुना से भी ज्यादा ये रेवेन्यू हुआ है। और अगर मैं पिछले 5 साल की बात करता हूं तो ये 5 साल में भी दुगुना हो गया है। उस समय भी लगभग 5,500 करोड़ था, तो ये दुगने के आसपास 5 साल में यानी पहुंचा। उन्होंने कहा कि जनसंवाद पोर्टल के डेमो वर्जन में 3,609 एंट्री दर्ज हुई है। साथ ही वर्ष 2023-2024 के लिए नई आबकारी नीति को स्वीकृति दी गई है। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। हरियाणा कैबिनेट की 2 दिनों की बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने बैठक की जानकारी साझा की। बैठक में किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई और क्या क्या फैसले लिए गए, उसे समझते हैं। चलिए। कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने जानकारी दी। 22 एजेंडे रखे गए थे बैठक में कैबिनेट की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जनसंवाद पोर्टल भी लॉन्च किया है, डाटा अपलोड किया जाएगा इस पर। मुख्यमंत्री के जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान जो शिकायतें आई हैं उसका डाटा इस पोर्टल पर अपलोड होगा और तय समय में शिकायतों का समाधान
सुनिश्चित किया जाएगा। बड़ा कदम सरकार की ओर से उठाया गया है। जनता की बात सरकार तक पहुंचे और उसका समाधान जरूरी है होना चाहिए। इसी उद्देश्य के साथ स्टेप लिया गया। जनसंवाद पोर्टल के डेमो वर्जन में दर्ज हुई 3609 एंट्री। वर्ष 2023-24 के लिए नई आबकारी नीति को भी स्वीकृति प्रदान की गई। आज कैबिनेट के माध्यम से पंचकुला में श्री माता मनसा देवी मंदिर के आसपास नहीं खुलेगी शराब की दुकान। बड़ा कदम उठाया गया आस्था के मद्देनजर। गांव में भी गुरुकुल के आसपास शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी, ये भी जानकारी मुख्यमंत्री ने दी। ग्राम सचिवों की संख्या को बढ़ाकर 4487 किया गया है। 6 नए सब डिवीजन मानेसर, जुलाना, नीलोखेड़ी, नागल चौधरी, इसराना, छछरौली को भी मंजूरी प्रदान की गई। आज कृषि व्यवसाय एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति 2018 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। साथ ही साथ 3500 करोड़ के साथ 20,000 लोगों को मिल सकेगा रोजगार। इस बात की भी जानकारी मुख्यमंत्री ने दी। मणिपुर में फंसे छात्रों की वापसी के लिए हरियाणा की मनोहर सरकार लगातार वहां की स्थिति पर नजर बनाए हुए है। साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रयासों से वहां फंसे छात्रों को सकुशल वापसी का सिलसिला भी लगातार जारी है। देखिए हमारी रिपोर्ट। हरियाणा की मनोहर सरकार प्रदेश के युवाओं के लिए कई बेहतर योजनाएं चला रही है ताकि प्रदेश के युवा का भविष्य बेहतर बन सके। इसी कड़ी में हरियाणा सरकार के प्रयासों से मणिपुर में पढ़ाई करने गए प्रदेश के विद्यार्थियों का सकुशल अपने घर लौटना शुरू हो गया है। मणिपुर में फंसे छात्रों का 2 जत्था सकुशल अपने घर पहुंचा है। इन विद्यार्थियों ने घर पहुंचकर हरियाणा सरकार का आभार जताया, जिसको लेकर विद्यार्थियों ने हरियाणा सरकार को थैंक यू बोला। मणिपुर में हिंसा फैलने के बाद वहां पर पढ़ाई करने के लिए गए हरियाणा के विद्यार्थियों को सकुशल वापस लाने के लिए हरियाणा सरकार ने पुख्ता इंतजाम किए थे। इन विद्यार्थियों के शिक्षण संस्थान से लेकर हवाई जहाज में बैठने और दिल्ली में उतरने तक सरकार निरंतर संपर्क में रही। दिल्ली हवाई अड्डे पर हरियाणा भवन के प्रोटोकॉल ऑफिसर समल दास को इन्हें रिसीव करने और इनकी इच्छा अनुसार खाना खिलाने हरियाणा भवन दिल्ली में ठहराने की व्यवस्था भी की हुई है। मणिपुर से लौटे हरियाणा के विद्यार्थियों के पहले बैच में महेंद्रगढ़ जिले के कमलकांत, जींद जिले की ऋतु, पलवल जिले की शिवानी, सिरसा जिले से नेहा और रोहतक से सागर कुंडू शामिल थे। वहीं दिल्ली हवाई अड्डे पर मीडिया प्रतिनिधियों से बातचीत करते हुए विद्यार्थियों ने कहा कि उन्हें मणिपुर से हरियाणा वापस लाने के समस्त प्रबंध हरियाणा सरकार ने किए थे। यहाँ तक कि उनकी हवाई जहाज की टिकट का इंतजाम भी हरियाणा सरकार ने किया है। इन प्रबंधों के लिए विद्यार्थियों ने हरियाणा सरकार, विशेषकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि मणिपुर में हिंसा फैलने के बाद उन्होंने हरियाणा सरकार से उन्हें सकुशल वहां से निकालने की अपील की थी, जिसके बाद सरकार ने प्रोएक्टिव होकर काम किया और लगातार उनसे संपर्क बनाए रखा। इसके साथ ही हरियाणा के सिरसा जिले की रहने वाली नेहा, जो मणिपुर में एमएससी मैथमेटिक्स की प्रथम वर्ष की छात्रा हैं, उन्होंने हरियाणा की सरकार का धन्यवाद करते हुए कहा कि हरियाणा सरकार ने हमारा बहुत साथ दिया, हमारी फ्लाइट बुक की, हमें सुरक्षित हमारे घर पहुंचाया, ये बहुत बड़ी बात है। इसी प्रकार पलवल की रहने वाली एक और छात्रा शिवानी ने कहा कि हरियाणा सरकार ने हमारे साथ कोऑर्डिनेट किया, हमारी बहुत हेल्प की, गवर्नमेंट का दिल से शुक्रिया है। इस दल की जींद की रहने वाली ऋतु भी एनआईटी मणिपुर में केमिस्ट्री में पीएचडी स्कॉलर है। ऋतु ने बताया कि वहां पर 3 तारीख से परिस्थितियां खराब होनी शुरू हो गई थी। उसके बाद हालात बहुत नाजुक थे। हर स्टूडेंट ने अपने अपने प्रदेश की गवर्नमेंट से संपर्क किया। इस कड़ी में हमने भी हरियाणा सरकार से संपर्क साधा तो सरकार ने प्रोसेस शुरू करके हमें सुरक्षित घर पहुंचाया है। इसके लिए हम हरियाणा सरकार को थैंक यू बोलना चाहते हैं। हरियाणा सरकार सभी स्टूडेंट्स के पेरेंट्स से भी लगातार संपर्क में है। हमारे पेरेंट्स को पूरे रूट और हमारी सेफ्टी के बारे में सरकार के अधिकारी अवगत करवाते रहे। मणिपुर से अगरतला होते हुए कोलकाता के रास्ते उन्हें दिल्ली लाया गया है। हरियाणा सरकार ने भी सभी का हवाई टिकट करवाया है। वहीं जिला महेंद्रगढ़ के कमलकांत, जो मणिपुर एनआईटी में केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में पीएचडी के 3य वर्ष के छात्र हैं, उन्होंने बताया कि 2 दिन पहले ही हमने हरियाणा सरकार से संपर्क किया। उसके बाद से सरकार के अधिकारी निरंतर हमारे संपर्क में रहे। सरकार ने हमारी पूरी मदद की और हमें घर सुरक्षित पहुंचाने के पूरे इंतजाम किए। टिकट और खाने पीने की पूरी व्यवस्था हरियाणा सरकार ने की। कमलकांत ने आगे कहा कि हरियाणा गवर्नमेंट को थैंक्स कहना चाहेंगे, जिन्होंने ऐसी मुश्किल घड़ी में हमारा साथ दिया। माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का दिल से धन्यवाद करते हैं। मणिपुर में सांप्रदायिक हिंसा फैलने के बाद हरियाणा सरकार अपने प्रदेश के वहां पढ़ रहे विद्यार्थियों को सुरक्षित घर वापस लाने के कार्य में जुट गई है।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल के निर्देश पर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव संजीव कौशल लगातार मणिपुर प्रशासन के संपर्क में हैं। स्वयं मुख्यमंत्री मनोहर लाल मणिपुर की हर स्थिति का अपडेट अधिकारियों से ले रहे हैं और उन्होंने अधिकारियों को यह स्पष्ट निर्देश दे रखे हैं कि विद्यार्थियों को जल्द वापस लाने के लिए पूरी व्यवस्था करें। इसके साथ ही हरियाणा सरकार ने मणिपुर में पढ़ाई कर रहे प्रदेश के विद्यार्थियों की सूची भी तैयार कर ली है। अभी तक प्राप्त सूचना के अनुसार कई विद्यार्थी मणिपुर में विभिन्न संस्थानों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जिनमें से विद्यार्थियों का दल सकुशल प्रदेश वापस पहुंच चुका है और दूसरा दल सकुशल वापस लाया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इन विद्यार्थियों को और इनके परिजनों को प्रदेश सरकार की ओर से हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पिछले 8 सालों के कार्यकाल में हरियाणा ने अपनी पहचान देश भर में बनाई है। मनोहर सरकार की हर महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ सीधा हरियाणा के नागरिकों को मिल रहा है और इस कड़ी में यमुनानगर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल कई जिलों में स्वास्थ्य संस्थानों का वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार की ओर से सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा को प्राथमिकता देने के साथ साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं और इस कड़ी में एक बड़ा कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में 11 मई 2023 को यमुनानगर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम होने जा रहा है और इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल भिवानी जिले के आंची देवी मेघरा जिंदल सिविल अस्पताल सहित 46 स्वास्थ्य संस्थाओं का वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल किन किन स्वास्थ्य संस्थाओं का उद्घाटन करेंगे। हरियाणा में सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे को मिलेगी मजबूती। यमुनानगर में 11 मई को होगा राज्य स्तरीय उद्घाटन समारोह। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री 17 जिलों में 2 अस्पतालों सहित 46 स्वास्थ्य संस्थाओं का करेंगे उद्घाटन। फतेहाबाद, रोहतक, कैथल, पलवल, सिरसा, पंचकुला सहित कई जिलों में करेंगे उद्घाटन। मुख्यमंत्री मनोहर लाल कुरुक्षेत्र में 25 उप स्वास्थ्य केंद्र SHC का करेंगे उद्घाटन। 6 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र PHC और 4 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CHC का उद्घाटन करेंगे और एक शहरी स्वास्थ्य केंद्र UHC और 4 हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर का भी उद्घाटन करेंगे। वहीं स्वास्थ्य संस्थान निश्चित रूप से प्रत्येक नागरिक को सर्वोत्तम स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करेंगे और इसके साथ साथ स्वास्थ्य ढांचे को और मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इसके साथ ही राज्य सरकार की ओर से पिछले 8 सालों में स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए सराहनीय कार्य किया गया है। इतना ही नहीं, कई रोगी हितैषी और लोगों के अनुकूल योजनाओं के साथ प्रदेश सरकार ने सुनिश्चित किया कि सभी को किफायती दरों पर अत्याधुनिक सुविधाएं मिले और इस कड़ी में वर्तमान राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में स्वास्थ्य, चिकित्सा और आयुष के लिए 9,647 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। हरियाणा की मनोहर सरकार प्रदेश के किसानों के हित में कई कदम उठा रही है ताकि प्रदेश का किसान समृद्ध हो सके और इस कड़ी में हरियाणा सरकार ने किसानों के लिए मेरा पानी मेरी विरासत योजना भी शुरू की हुई है और इसके तहत कई पहल प्रदेश सरकार ने की, जिसमें से एक है सूक्ष्म सिंचाई योजना और इस योजना के अंतर्गत किसानों को हर खेत तक पानी पहुंचाना सरकार का मकसद है। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा प्रदेश मेहनत कश भूमि पुत्रों की वो धरती जिस पर वो अपनी कड़ी मेहनत से भरपूर अन्न उपजाते हैं। कृषि प्रधान प्रदेश होने के नाते हरियाणा प्रदेश का अपना ही माने, लेकिन इन बीते दशकों में प्रदेश के कृषकों को खेती बाड़ी के काम में कई तरह की समस्याएं भी झेलनी पड़ी। इसमें फसलों की सिंचाई सबसे ज्यादा परेशानी का कारण रहा। भौगोलिक दृष्टिकोण से हरियाणा प्रदेश में प्राकृतिक जल संसाधन के स्रोत सीमित है। प्रदेश के किसानों को लंबे समय तक सिंचाई के लिए भूजल स्तर में सुधार लाना और कृषि के उपयोग में लाई जाने वाली पर्याप्त जलापूर्ति करना सरकार के लिए अपने आप में एक बड़ी चुनौती थी।
लेकिन जो बीड़ा मनोहर सरकार ने उठाया उसे पूरा किया जाना भी बेहद जरूरी था। लिहाजा सरकार ने इन वर्षों में कुछ ऐसे बड़े एक्सपेरिमेंट्स किए जो अब तक देश में किसी भी राज्य में नहीं आजमाए गए थे। हरियाणा सरकार ने मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत सूक्ष्म सिंचाई परियोजना को धरातल पर उतारा ताकि प्रदेश के किसानों को किसी तरह की कोई दिक्कत न आए। खेती बाड़ी में नहरी या ट्यूबवेल के जरिए परंपरागत फ्लड इरिगेशन सिस्टम की तुलना में सूक्ष्म सिंचाई परियोजना किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। दरअसल फ्लड इरिगेशन सिस्टम से जहां एक और भूजल का अत्यधिक दोहन होता है, वहीं पानी की खपत भी अधिक रहती है। भविष्य में जल संसाधनों की आवश्यकता को देखते हुए सूक्ष्म सिंचाई परियोजना हरियाणा सरकार की दूरदर्शी सोच और सिंचाई प्रबंधन की एक बेहतरीन विधि साबित हो रही है। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली में कम पानी से अधिक क्षेत्र की सिंचाई की जाती है। इस प्रणाली में पानी को पाइपलाइन के जरिए जल स्रोत से खेत तक पानी पहुंचाया जाता है। सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली अपनाकर 30 से 40% तक पानी की बचत होती है। इस प्रणाली से सिंचाई करने पर फसलों की गुणवत्ता, उत्पादकता में भी सुधार होता है। सरकार भी प्रति बूंद अधिक फसल मिशन के तहत फव्वारा व टपका सिंचाई विधि को बढ़ावा दे रही है। हरियाणा सरकार किसानों को हर एक बुनियादी ढांचे मुहैया कराती है। पाइपलाइन बिछाना, भंडारण टैंकों का निर्माण और सोलर पंप निःशुल्क मुहैया कराना। 95% तक सब्सिडी, खेतों में ड्रिप और स्प्रिंकलर सूक्ष्म सिंचाई यंत्र भी उपलब्ध। सिंचाई परियोजना के रखरखाव और साफ सफाई के काम के लिए विभाग को सरकार की तरफ से मनरेगा मजदूर मिलते हैं। वो साफ सफाई का काम समय समय पर करते रहते हैं। प्रदेश के किसान इन परियोजनाओं से खुशहाल हैं, क्योंकि हर क्षेत्र में नहरों का पानी हर खेत तक पहुंच रहा है। पानी की कहीं पर कोई कमी नहीं रहती। ज्यादा पानी की आवश्यकता धान की फसल में होती है। इसके लिए भी सरकार हर तरह की सुविधा प्रदान कर रही है। हरियाणा की मनोहर सरकार के इस दूरगामी सोच से प्रदेश के खेतों में नहर का पानी वक्त पर पहुंच जाता है। समय समय पर विभाग की ओर से साफ सफाई करवाई जाती है। कहीं पर कोई मेंटेनेंस का काम करना हो तो उसका भी काम विभाग के द्वारा समय समय पर किया जाता है। सरकार की सिंचाई परियोजना के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए प्रदेश में किसानों को जागरूकता शिविरों का भी आयोजन किया गया, ताकि किसानों को उसकी महत्ता और इससे होने वाले फायदों के बारे में जागरूक किया जा सके। कृषि में सूक्ष्म सिंचाई परियोजना की विधि अपनाने वाले किसान इससे संतुष्ट हैं, क्योंकि इस विधि के जरिए जरूरत के मुताबिक पानी की सिंचाई के प्रयोग में लाना मुमकिन हो पाया है। जबकि पहले फ्लड इरिगेशन की विधि से बहुत सा पानी बर्बाद हो जाया करता था और इसी भूजल दोहन की वजह से जल स्तर में भारी गिरावट दर्ज की गई थी। हरियाणा सरकार के इस तरह के प्रयासों का ही नतीजा है कि आज कुशल जल प्रबंधन से सिंचाई के लिए पर्याप्त जल की बेहतर व्यवस्था हो पाई है। हरियाणा प्रदेश भौगोलिक दृष्टि से शुष्क और कम जल की उपलब्धता वाले प्रदेशों में गिना जाता है, जहां इन वर्षों में मनोहर सरकार ने भूजल दोहन को नियंत्रित कर जलस्तर बढ़ाने, वर्षा जल को बचाने, खेती में सिंचाई के पुराने परंपरागत तरीकों के स्थान पर सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली को प्रचलित करने, किसानों को कम पानी वाली फसल बोने के लिए प्रेरित करने के साथ साथ नहरों के टेल तक पानी पहुंचाने और मानसून में नदियों के अतिरिक्त जल को भी प्रयोग में लाने जैसे अनेक सार्थक प्रयास किए हैं, जो हरियाणा सरकार की कुशल प्रबंधकीय व्यवस्था और उसकी सार्थक होती दूरगामी सोच को परिभाषित करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मार्गदर्शन में हरियाणा विकास पथ पर अग्रसर है। मुख्यमंत्री की मनोहर नीतियों और योजनाओं से हरियाणा का किसान समृद्धि की ओर आगे बढ़ रहा है। और आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। गेहूं की फसल खरीद का 48 से 72 घंटों में भुगतान हो रहा है। 81,381 किसानों के सीधे बैंक खातों में 932.64 करोड़ रुपए भुगतान किया गया। 932.64 करोड़ रुपए का भुगतान सीधा किसानों के खाते में किया गया, जिनकी संख्या 81,381 है। हरियाणा की मनोहर सरकार प्रदेश में बेसहारा पशुओं को सहारा देने की भी तैयारी में लगी हुई है। आइए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। बेसहारा पशुओं को सहारा देने की तैयारी में है हरियाणा सरकार, और क्या योजना है वो भी आपको समझाते हैं। 12 डिजिट के यूनिक टैग लगाकर पहचान की जाएगी। 635 पंजीकृत गौशालाएं हैं। आपको बता दें,
गौशालाओं में रह रहे पशुओं की संख्या करीबन 4.5 लाख है और 1 लाख बेसहारा पशु हैं। मौजूदा गौशाला में 50,000 बेसहारा पशुओं के पुनर्वास के लिए ये प्रयास किए जा रहे हैं। और चलिए जान लेते हैं कि आज के सवाल का विजेता कौन है। तो बात अब आज के विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था, अटल किसान मजदूर कैंटीन योजना की शुरुआत कब हुई थी? इसका सही जवाब है ए, फरवरी 2020। ढेरों जवाब आए, लेकिन आज के हमारे विजेता हैं आशीष नरवाल। आशीष, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता टीवी। और अब वक्त हो गया है आज की मुलाकात का। आज की मुलाकात में हम हर दिन नए शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं और उनके कार्य प्रणाली पर बारीकी से नजर डालते हैं और जानते हैं वो तमाम योजनाएं जो बनी हैं हरियाणा की जनता के लिए। तो ऐसी ही शख्सियत से जनता टीवी ने खास बातचीत की और इनका नाम है वीरेंद्र सिंह, जो कि पलवल से जिला परियोजना अधिकारी के पद पर काबिज हैं। सरकार की ये योजना है कि जिन किसानों ने अपने 2019 से लेकर 2021 तक इलेक्ट्रिक कनेक्शन ट्यूबवेल के लिए अप्लाई किया था डिस्कॉम में, उनको अभी तक इलेक्ट्रिक कनेक्शन नहीं मिले, उनको प्रायोरिटी पे सरकार अभी सोलर पंप देगी 1 HP से लेकर 10 HP तक के। ये सरकार की योजना है। अनुदान 75% अनुदान है, 25% बेनिफिशरी शेयर है, मतलब किसान का इसमें अंशदान को 25% ही देना है, 75% सरकार का है। आवेदन 15 मई तक आवेदन लिए जाएंगे। 15 मई तक पहले उन किसानों के लिए है जिन्होंने इलेक्ट्रिक पंप के लिए अप्लाई कर रखा है डिस्कॉम में, उसके बाद में और सभी किसानों के लिए जैसे ही टारगेट बचेंगे तो सभी किसानों के लिए पोर्टल चालू होगा। ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा pmkusum.hareda.gov.in। दस्तावेज इसमें सिर्फ जिन लोगों ने पहले इलेक्ट्रिक कनेक्शन के लिए करा था उनको एक एप्लीकेशन नंबर मिला हुआ है, वही उनका यूजर आईडी है। उस पोर्टल पे जाकर वही उनका यूजर आईडी है और जो उन्होंने मोबाइल नंबर दिया था उस पर उनका OTP पासवर्ड आएगा, एज ए पासवर्ड OTP आएगा, उसी से उनकी एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। उसमें आपका फैमिली आईडी, फर्द, आधार कार्ड और आपके बैंक की डिटेल, ये सारी चीज़ें मांगी जाएंगी। उसके बाद में वो फिल हो जाएगी। किसानों को मेरा यही है कि जिन लोगों ने भी 2019 से 21 तक के लिए डिस्कॉम में अप्लाई किए थे और जिन लोगों का अभी तक कनेक्शन नहीं मिले, वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना सोलर ट्यूबवेल पे हैं। सोलर के कनेक्शन उनके लिए चालू हो गया। 15 मई तक का उनके लास्ट डेट है। ज़्यादा से ज़्यादा वो अप्लाई करें। और अब वक्त हो गया है आज के सवाल का। चलिए जानते हैं आज का सवाल है क्या। हर रोज की तरह हाजिर हूं आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए नजर डालते हैं आज के सवाल पर। आत्मनिर्भर हरियाणा योजना का उद्देश्य क्या है? ए, लोन प्रदान करना, बी, आत्मनिर्भर बनाना, सी, छोटे व्यवसाय प्रदान करना, डी, इनमें से कोई नहीं। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तो इस खास कार्यक्रम के जरिए हमारा मुख्य उद्देश्य हरियाणा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और उसका लाभ प्रदेश के हर नागरिक तक पहुंचाना है, क्योंकि जब प्रदेश का हर नागरिक समृद्ध और खुशहाल होगा तभी प्रदेश विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।